रात के कुछ 12:30 बज रहे होते हैं और पूरे शहर में धुआंधार बारिश हो रही होती है। और ऐसे में विराट फटाफट गाड़ी चलाते हुए घर की ओर जा रहा होता है। अरे हाँ मम्मी, आप और कंगना मेरी चिंता मत करो, मैं बस कुछ ही देर में घर पहुंच जाऊंगा। रोज का रास्ता तो पानी से भर गया है, इसीलिए मैं दूसरे रास्ते से आ रहा हूँ। यहाँ की सड़कें साफ है। लेकिन तभी अचानक से उस सुनसान रास्ते पर उसके गाड़ी के आगे एक लड़की आ जाती है, जिसे देखकर वो गाड़ी रोक लेता है और अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। अरे ये क्या, अभी अभी तो वो लड़की यहीं पर थी, फिर अचानक से कहां पर गायब हो गई? साहब, मम्मी, तुम यहाँ पर? साहब, मुझे अपने साथ ले चलो साहब, मेरे पीछे 2 शराबी गुंडे पड़े हैं। क्या? हाँ साहब, मेरा नाम मोहिनी है और मैं अपने भाई और भाभी के साथ रहती हूँ। लेकिन 2 दिन पहले मेरे भाई की मौत हो गई, जिसके बाद मेरी भाभी ने मुझे घर से बेघर कर दिया और मेरा अब कोई ठिकाना नहीं रहा। इस गरीब लाचार की मदद कर दो साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे भगवान, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। हाँ साहब, इसीलिए कह रही हूँ, मुझे सहारा दे दीजिए। चाहिए तो मैं आपके घर पर नौकरानी बनकर काम करूंगी, लेकिन मुझे बस अपने साथ ले चलिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अकेली रही तो इस तूफानी मौसम में मेरे साथ वो दरिंदे कुछ गलत ना कर बैठे। अरे नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो और चलो मेरे साथ, बैठ जाओ गाड़ी में। फिर विराट मोहिनी को घर ले आता है और उसे देखकर विराट की बीवी कंगना और उसकी माँ गरिमा चौंक जाती है। अरे ये कौन है? हाँ विराट, कहाँ से लाए हो इसे? और इसका होलिया तो देखो, कितनी भीगी हुई है ये। अरे कंगना, वो। फिर विराट उन दोनों को सब कुछ विस्तार से बताता है। मेम साहब, बड़ी मेम साहब, आप लोग बस मुझे यहाँ पर रहने दो, मैं यहाँ का सारा काम कर लूंगी और आप चाहो तो मुझे उसके पैसे भी मत देना, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ पर रहने दीजिए। अरे हम ऐसे कैसे अनजान पर भरोसा कर ले? और हमें क्या पता कि तुम कहाँ से आई हो? जो बोल रही हो वो सच भी बोल रही हो या नहीं? मेम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे बस काम चाहिए और साथ में रहने को छत। साहब, बड़ी मेम साहब, कुछ तो दया कीजिए। अरे रहने दो ना मम्मी। और कंगना, ये बेचारी मुसीबत में है, और अगर हमने इसे गलत समझकर ऐसे ही जाने दिया और इसके साथ कुछ बुरा हो गया तो तब क्या करेंगे हम? हाँ बहू, विराट बेटा सही कह रहा है। मोहिनी, तू यहाँ पर रह सकती है, लेकिन तुझे सारे काम करने होंगे, लेकिन उसके बदले में तुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है बड़ी मेम साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कल से जैसा आपको होगे मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, फिर रख लेते हैं इसे। अब मोहिनी उस घर में ही रहने लगती है। फिर अगली सुबह, मेम साहब, बाप रे, अरे मैं तो डर ही गई ना, पागल पागल हो गई हो क्या? माफ कीजिए मेम साहब, अरे कितनी डरावनी आवाज है तुम्हारी। अरे मेम साहब, मैं तो बस नाश्ता बनाने जा रही थी और मैं तो आपसे ये पूछने आई थी कि दूध वाला दूध कब तक देकर जाएगा। अरे दूध वाला तो दूध देकर भी गया होगा, दरवाजे पर ही रखा होगा। ठीक है मेम साहब। अब कंगना और गरिमा दोनों मोहिनी से बहुत काम करवाती है। वैसे माँ जी, इस मोहिनी के आने के कारण हमें घर में एक मुफ्त की नौकरानी मिल गई है और हमारे पैसे भी बच गए। हाँ बहू, अब तू और मैं आराम से रह सकते हैं। हाँ माँ जी, खास करके मैं। हाँ हाँ, वो तो है। लेकिन मम्मी जी, आपको ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगी क्या? इसकी आवाज, इसके हंसने का तरीका और बाकी सब कुछ। हाँ बहू, थोड़ी सी अजीब तो है, पर हमें क्या, हमें बस अपना काम होने से मतलब है। गरिमा और कंगना देखती है
कि मोहिनी सारा काम एकदम फटाफट से कर देती है। मेम साहब, मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं और दोपहर का सारा खाना भी बना दिया है। अब क्या करूं? अरे, इतनी जल्दी ये सारे काम कर भी दिए तुमने? हाँ मेम साहब, जिन कामों को करने के लिए 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, तूने उन्हें केवल आधे पौने घंटे में ही कर दिया। वाह, ये तो गजब ही हो गया। धन्यवाद बड़ी मेम साहब। अब तुम जाकर थोड़ा आराम करो, फिर मैं तुम्हें काम बताती हूँ। ठीक है मेम साहब। फिर मोहिनी वहां से चली जाती है। मम्मी जी, देखा आपने, इसने सारे काम कितनी जल्दी कर दिए। ये तो बहुत ही ताज्जुब वाली बात है ना? कंगना बहू, तू ना कुछ ज्यादा ही दिमाग दौड़ा रही है। अरे कुछ कुछ नौकरानियां होती है फुर्तीली। छोड़ ना, इतना क्या सोचना है उसमें। फिर एक दिन जब घर पर पूजा के लिए पंडित जी आते हैं, तभी, अरे मोहिनी, सारा खाना तैयार तो है ना? हाँ बड़ी मेम साहब। चलो बढ़िया है। मोहिनी, तुम भी हमारे साथ पूजा में शामिल होना, ठीक है ना? नहीं साहब, मैं पूजा में शामिल नहीं हो पाऊंगी। क्या? लेकिन क्यों मोहिनी? दरअसल मैं नास्तिक हूँ साहब, और मैं भगवान में विश्वास नहीं रखती। इसीलिए पूजा के दौरान मैं छत पर चली जाऊंगी। छत की सफाई को वैसे भी 2 घंटे लगते हैं। ठीक है मोहिनी, अगर तुम नास्तिक हो तो हम तुम्हें पूजा में शामिल होने के लिए जबरदस्ती नहीं करेंगे। कंगना और गरिमा को मोहिनी की नास्तिक वाली बात अटपटी लगती है। फिर अगली सुबह गरिमा और कंगना अखबार में कुछ ऐसा पढ़ती है जिसके बाद उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या? हे भगवान, ये देख कंगना, इस अखबार में क्या लिखा है कि मोहिनी त्रिवेदी नाम की लड़की 5 दिन पहले ही मर चुकी है। क्या? फिर कंगना वो अखबार पढ़ने लगती है। भाई की मौत से परेशान होकर बहन मोहिनी ने कर ली आत्महत्या। मरने से पहले छोड़ गई चिट्ठी। ये तो मोहिनी ही है। इसका मतलब हमारे घर पर मोहिनी का भूत आया है। बाप रे, मैंने कहा था ना आपको माँ जी, वो बहुत अजीब है। हाँ बहू, अभी मुझे भी बहुत डर लग रहा है। इसीलिए उसने पंडित जी के सामने आने से मना कर दिया, और इसीलिए वह जल्दी काम कर पाती है। ये सब उसकी भूतिया शक्तियों के कारण होता है। कंगना और गरिमा दोनों बहुत डर जाती है, और विराट के घर आने पर वो अखबार वो उसे भी दिखाती है। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? देखो विराट, मानो या ना मानो, लेकिन ये एक भूतिया नौकरानी है। हाँ बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। नहीं मेम साहब, मेरा विश्वास कीजिए, ये सब सच नहीं है। मैं कोई भूतनी वूतनी नहीं हूँ। मैं तो एक इंसान हूँ। अरे झूठ मत बोल तू। और हम तुमसे कोई डरते वरते नहीं है। तुझे तो हम खत्म करके ही रहेंगे। अरे अगर तू एक इंसान है तो अभी तक जिंदा कैसे है तू? इस अखबार में साफ साफ लिखा है कि तूने आत्महत्या की है। चिट्ठी छोड़ी है तूने घर पर। अरे तू तो 4 दिन पहले ही मर चुकी है। ये देख, इसमें तेरी ही फोटो है ना? हाँ मेम साहब, ये मेरी ही फोटो है। लेकिन अखबार में जो भी लिखा है वो सब झूठ है। ये सब मेरी भाभी का किया धरा है। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और अब लोग उन्हें बुरा ना समझे, इसीलिए उन्होंने मेरे मरने की झूठी खबर छपवा दी। और वो आखिरी चिट्ठी भी उन्होंने ही लिखी होगी, और अब सबको ये बता रही है कि वो चिट्ठी मैंने लिखी है। शायद मोहिनी सही कह रही है माँ, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। अरे अगर ऐसा ही है तो ये उस दिन पंडित जी के सामने क्यों नहीं बैठी और ये सारे काम फटाफट से कर लेती है? एक इंसान इतनी जल्दी काम नहीं कर सकता बेटा, मान ले मेरी बात। ये एक भूतनी है। अरे मम्मी, इसने बताया तो था ना कि ये एक नास्तिक है, फिर भी आप वही बात लेकर बैठी हो। और मेम साहब, मैं तो बचपन से ही इतनी फुर्तीली हूँ, इसलिए मैं सारे काम फटाफट अच्छी तरह से कर लेती हूँ। मैं आप दोनों से कह रही हूँ ना, मुझ पर भरोसा रखिए।
मैं इंसान ही हूँ। विराट गरिमा और कंगना की कोई बात नहीं मानता। फिर एक दिन, मेम साहब, आज मुझे बुखार आया है, इसीलिए मैं थोड़ा ही काम कर पाऊंगी। आप भी मेरी थोड़ी मदद कर देना। क्या? अरे चुप बैठ, ये सारे नाटक है तेरे। चल अभी जाकर काम कर, और तेरे ये नखरे तेरे पास ही रख। बड़ी मेम साहब, आप इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? मैं कह रही हूं ना, मुझे सच में बुखार है। पूरा बदन तप चुका है मेरा। अच्छा, देखो तो जरा, आखिर कितना तप चुका है तेरा बदन। फिर गरिमा मोहिनी को छूने की कोशिश करती है कि तभी तुरंत मोहिनी पीछे हो जाती है। अरे नहीं नहीं, आप मुझे मत छूइए, मुझसे दूर ही रहिए। क्या? अरे लेकिन तू हमसे दूर क्यों भाग रही है? क्योंकि अगर आप दोनों मेरे इर्द गिर्द रहे ना, तो आप दोनों को भी बुखार हो जाएगा। इसीलिए अब मैं जा रही हूँ। आज के सारे काम मैं ग्लोव्स और मास्क पहनकर ही करूंगी। फिर मोहिनी वहां से चली जाती है। भूतनी कही कि हम दोनों अभी अभी मंदिर से आए हैं, इसीलिए डरकर पीछे हट गई। हाँ मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही एक रात जब कंगना वॉशरूम में जाने के लिए उठती है, तभी उसे मोहिनी के कमरे से भूतिया आवाज सुनाई देती है। नहीं छोड़ूंगी, इन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी। हे भगवान! ये आवाज सुनकर कंगना के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। फिर अगली सुबह वो ये बात विराट को बताती है। देखो विराट, मैं और मम्मी जी झूठ क्यों बोलेंगे? अरे हमें तो उल्टा एक मुफ्त की नौकरानी चाहिए। हम उसे क्यों ही निकालेंगे यहाँ से? हमारी बात मान लो विराट, वो सच में एक भूतनी है। कल रात को उसके कमरे से यह आवाज, और उस दिन उसका हमें छूने ना देना, ये सब बातें काफी है बेटा। अरे अब तो समझ जा। हाँ विराट, हम आज ही तांत्रिक बुलाएंगे। हाँ बहू। अरे मम्मी, आप दोनों सच में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ये भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता है, इसीलिए खामखा उस बेचारी को भूतनी कहना बंद करो। इतना कहकर विराट वहां से चला जाता है। फिर उसी रात जब विराट घर पे देर से आता है, तभी अरे यार, लाइट चली गई। इतना अंधेरा है यहाँ पर। अब तो दरवाजा खटखटाना होगा। मम्मी, कंगना, मोहिनी, लगता है सब घोड़े बेचकर सो चुके हैं। बारिश की आवाज के कारण इन्हें कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। फिर विराट पीछे के दरवाजे से घर में घुसता है कि तभी वो देखता है कि मोहिनी वहां हाथ में मोमबत्ती लिए उसी के पास आ रही है। तुझे मम्मी, ये तो सच में भूतनी है। उसे देखकर विराट बुरी तरह डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है। और वो अगली सुबह ही घर पर आता है और पिछली रात जो भी हुआ वो सारी बातें वो गरिमा और कंगना को बताता है। तो क्या हम तुम्हें फारसी भाषा में कह रहे थे क्या? अरे पहले ही हमारी बातों पे विश्वास किया होता तो आज ये नौबत आती ही नहीं। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो, लेकिन अब हम उसका खात्मा करके ही रहेंगे। हाँ बेटा। कंगना बहू, जल्दी से तांत्रिक बाबा को फोन करके बुला ले। हाँ मम्मी, मैं अभी फोन लगाती हूँ। फिर तांत्रिक बाबा को बुलाया जाता है, जो मोहिनी को बांध देते हैं और अपनी हवन विधि शुरू करते हैं। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय नमः। दुष्ट भूतनी, खत्म हो जा। क्यों परेशान कर रही है सबको? खत्म हो जा। अरे साहब, मैं कह रही हूं ना कि मैं एक इंसान ही हूं। बंद कीजिए ये सारा तमाशा। अरे आप तो कुछ बोलिए, मैं कोई भूतनी वूतनी नहीं हूं। छोड़ दीजिए मुझे। अरे चुप हो जा, आज तो तेरा सर्वनाश होकर ही रहेगा। भूतनी कही कि। मोहिनी अपनी बातें जारी रखती है और इधर तांत्रिक भी अपनी सारी विधि पूरी करता है।
लेकिन उसके बाद भी मोहिनी पर उसका कोई असर नहीं होता। गरिमा जी, मैंने अपने सारे मंत्रों का उच्चारण कर दिया है और विधि का नतीजा यही है कि ये नौकरानी एक मामूली इंसान ही है और ये कोई भूतनी नहीं है। क्या? देखा, मैंने कहा था ना आपको। फिर आप सबको ये करने की क्या जरूरत थी? लेकिन बाबा, ऐसे कैसे हो सकता है? हमें तो सारे संकेत मिले हैं जो यही साबित करते हैं कि यह एक भूतनी है। हाँ बाबा, हमने तो इसके कमरे से भूतनी की आवाज भी सुनी है और ये किसी को अपने बदन को छूने भी नहीं देती। हाँ बाबा जी, और तो और कल रात को ये भूतनी बनकर पूरे घर में घूम रही थी और भूतिया गाना भी गा रही थी। अरे नहीं साहब, मैं दरवाजा खोलने के लिए उठी थी तब लाइट चली गई थी, इसलिए मैंने हाथ में मोमबत्ती ली थी और मैं गाना भी बस बेवजह ही गा रही थी। मैंने कुछ दिनों पहले ही भूतिया फिल्म देखी थी और बड़ी मेम साहब, मेरे कमरे से भूतनी की आवाज आई थी, लेकिन वो कोई मेरी आवाज नहीं थी, बल्कि वो आवाज तो मेरे फोन से आई थी। मैं रोज रात को भूतिया फिल्में देखना पसंद करती हूँ। और रही बात ना छूने देने की, तो मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि अगर आप दोनों मेरे इर्द गिर्द रहोगी तो आप दोनों को भी बुखार हो सकता है। अब इतना सब बताने पर भी आप लोग मेरी कोई बात नहीं मान रहे। ये सारी बातें सुनकर उन तीनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। माफ कर दे बेटी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ मोहिनी, हमने तुझे भूतनी समझकर बहुत परेशान किया है। मुझे भी माफ कर दो मोहिनी। हम तीनों ने बिना सोचे समझे बातों को अपनी तरफ से कुछ और ही माना और उसका नतीजा ये सब निकला। अंत में मोहिनी उन तीनों को माफ कर देती है और उस दिन के बाद से वो चारों एक खुशहाल जीवन जीते हैं। नकुल अपनी माँ महिमा और पिता बलवंत के साथ रहता है। एक दिन की बात। अरे माँ, जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और ऊपर से मेरे पेट में जोर जोर से चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ बेटा, लाती हो नाश्ता, लेकिन उससे पहले तू ये देख ले। इतना कहकर महिमा डाइनिंग टेबल पर कुछ लड़कियों की तस्वीरें रख देती है, जिन्हें देखकर नकुल काफी चिढ़ जाता है। ओफो माँ, फिर वही बात। देख नकुल बेटा, तेरी उम्र के सारे लोगों की शादियां हो चुकी हैं। अब कब तक अकेला रहेगा तू? इन तस्वीरों में से ही कोई अच्छी लड़की देख ले और कर ले शादी। और नहीं तो क्या, इस लड़के ने तो ठान ही ली है कि इस जन्म में तो ये हमें बहू का सुख देगा ही नहीं। अरे माँ, मेरे होते हुए आपको बहू की क्या जरूरत है? मैं ही आपका बेटा हूँ और आपकी बहू भी मैं ही हूँ। क्यों कामों का इतना टेंशन पालना है? कुछ नहीं रखा है शादी वादी में। मैं अकेला ही आप दोनों के लिए काफी हूँ। इस घर में बहू की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, तू हमारी बात नहीं समझ पा रहा। बहू जब यहाँ पर आएगी तब यह ईंट और पत्थर का मकान सही मायनों में घर बनेगा। बहू अपने ससुराल को जोड़े रखती है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं है बेटा। देखो माँ, इससे पहले भी ये बात मैंने आपको कई बार बताई है और आज फिर से मैं वही टेप दोहराऊंगा। मुझे शादी नहीं करनी है माँ, इसीलिए प्लीज आप मुझे फोर्स करना बंद कर दीजिए। नकुल एक ही बात बार बार कहता रहता है कि उसे शादी करनी ही नहीं है। इसीलिए महिमा और बलवंत हर पल चिंता में रहते हैं। एक दिन नकुल अपने ऑफिस के दोस्त राजीव के साथ ऑफिस के कैंटीन में खाना खा रहा होता है। और बता राजीव, कैसे है सब घर पर? और भाभी, वो कैसी है? अब क्या बताऊं यार तुझे नकुल, हम दोनों के बीच में तो रोज झगड़े होते हैं। हम दोनों एक दूसरे से शादी के पहले कितना प्यार करते थे, लेकिन शादी के बाद उतना ही एक दूसरे से नफरत करते हैं।
अरे समझदारी नाम की कोई चीज ही नहीं बची हमारे रिश्ते में। क्या बात कर रहा है तू राजीव? लेकिन जो भी है, तू टेंशन मत ले और भाभी के साथ प्यार से रह। आई होप सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। नकुल के मन में तो पहले से ही शादी के लिए इनकार था, लेकिन राजीव की बातें सुनने के बाद नकुल तो शादी का नाम सुनकर और भी ज्यादा चिढ़ने लगता है। फिर एक दिन नकुल की चाची इमरती मिठाई का डब्बा लेकर उनके घर जाती है। क्या बात है इमरती, बिट्टू का रिश्ता पक्का हो गया क्या? हाँ जीजी, मैं तो बहुत खुश हूँ। जेठ जी, लीजिए ना, मुंह मीठा कीजिए। और नकुल बेटा, तुम भी लो। अब तुम्हारे आगे तुम्हारे छोटे चचेरे भाई की शादी हो रही है। लगता है तुम तो बस सलमान खान की तरह कुंवारे ही रहोगे, इसीलिए तुम तो बस दूसरों की शादी की ही मिठाई खाओ। जी चाची जी, बधाई हो। आपका तो पता नहीं जीजी, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब आखिरकार मेरे आराम करने के दिन आने वाले हैं। बहू के आने के बाद मेरी तो हर एक काम से छुट्टी हो जाएगी। सास बनने का भी अपना ही मजा होता है, और अब आने वाले कुछ दिनों में मैं वो सारे मजे करने वाली हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है इमरती, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। भगवान बिट्टू और उसकी होने वाली बीवी को हमेशा एक साथ रखे। फिर थोड़ी देर बाद इमरती चली जाती है और महिमा काफी गुस्सा हो जाती है। देख लिया बेटा, तुमसे छोटा है बिट्टू, लेकिन उम्र रहते ही वो शादी भी करने वाला है। अरे कब तक हम यूं दूसरों की शादियों में जाते रहेंगे? तू कब शादी करेगा? हाँ बेटा, हमें भी सबको खुशखबरी देनी है। हमें भी अपने बेटे की शादी के कार्ड छपवाने हैं और रोज सुबह बहू के हाथ की चाय पीनी है। हाँ बेटा, अब मैं भी और कितने दिन काम कर पाऊंगी? मुझे भी तो बहू का सहारा चाहिए ना। ये सब बातें नहीं सोचता क्या तू? अरे माँ, अगर आपको काम करवाने के लिए बहू चाहिए तो मैं आपके लिए घर में नौकरानी रखवा देता हूँ। इस सब के लिए बहू की क्या जरूरत है? अरे नालायक बेअकल, एक सास बहू का रिश्ता खट्टा मिट्टा होता है। अगर नौकरानी लाएगा तो मैं झगड़े किसके साथ करूंगी? ताने किसे कसूंगी? नौकरानी को। और किसको माँ? सच में तू तो एक नंबर का गधा है, गधा। दिमाग में अक्ल नहीं है, भूसा भरा है भूसा, बेवकूफ कहीं का। नकुल बेटा, क्यों हम दोनों को इतनी तकलीफ दे रहा है? मान जाना अपनी माँ की बात। देखिए पापा, एक लड़की जब बहू बनकर अपने ससुराल जाती है तब वो पूरी तरह बदल जाती है। आपके जमाने में होता होगा सब कुछ शिद्दत से, लेकिन आजकल के इस जमाने में आपको जैसी बहू चाहिए ना, वैसी बहू मिलना बहुत मुश्किल है पापा। अरे आधे से ज्यादा लड़कियों को तो खाना बनाना भी नहीं आता। मैं तो आप दोनों का भी ख्याल रखना चाहता हूँ, लेकिन आपका ख्याल कोई बहू नहीं रख पाएगी पापा। तू फिर मेरी बात नहीं समझ पा रहा बेटा। आखिर ऐसे क्यों करता है तू? क्यों मेरा खून जला रहा है? आखिर क्या मिलता है तुझे ये सब करके? आप चाहे कुछ भी कह लो माँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं सही कह रहा हूँ। शादी कोई छोटी बात नहीं है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और आजकल के इस जनरेशन में शादी जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं चलता। इसीलिए मेरी तरफ से शादी के लिए तो आपको हमेशा ना ही मिलेगी। और अगर आपको खाना बनाने वाली चाहिए, लड़ने झगड़ने वाली चाहिए, तो ये काम तो मैं भी बखूबी कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए बहू लाने की क्या जरूरत है? ये सारी खूबियां मुझ में भी तो है, और मेरे होते हुए आपको किस चीज की कमी है फिर? बलवंत और महिमा के समझाने पर भी नकुल उनकी कोई बात नहीं मानता और वो अपनी एक ही रट लगाए रहता है। फिर एक दिन वो एक पार्टी में जाता है। तब वहां पर सभी कपल्स होते हैं
उतने में उसे महिमा का वीडियो कॉल आता है और वो उसे ताना मारती है। तेरी शक्ल देखकर ही समझ पा रही हूँ कि तू वहां पर सारे कपल्स के बीच में बैठा है और इसीलिए काफी बोर भी हो चुका है। इसीलिए कहती हूँ बेटा, अपनी लाइफ भी सेट कर ले और कोई पार्टनर देख ले, ताकि तुम जब पार्टियों में जाओ तब वहां पर बोर ना हो। अरे माँ, आपके पास ये टॉपिक छोड़कर दूसरा कोई टॉपिक नहीं है क्या? जब देखो तब एक ही बात करती रहती हो, बार बार शादी की बात करके। प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए माँ। इतना कहकर नकुल महिमा का वीडियो कॉल कट कर देता है, जिस कारण महिमा काफी दुखी हो जाती है। फिर रात में पार्टी खत्म होने के बाद नकुल वापस अपने घर आता है। माँ, आपने दवाई खाई कि नहीं? और आज आप मंदिर गई होंगी ना? मुझे प्रसाद तो दीजिए। माँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पापा, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही? आखिर क्या हुआ है माँ को? नकुल बेटा, तेरी माँ ने मौन व्रत धारण कर लिया है। क्या? हाँ बेटा, जब तक तुम शादी करने के लिए राजी नहीं हो जाते तब तक ये अपना मौन व्रत नहीं तोड़ने वाली। इसने ये कसम खा ली है बेटा। माँ, ये क्या बचपना है और ये कैसी जिद है? आप क्यों मुझे और टेंशन दे रही हो? प्लीज अपना ये व्रत तोड़ दो और मुझसे बात करो माँ। महिमा नकुल से कोई बात नहीं करती और वहां से अपने कमरे में चली जाती है। नकुल की शादी की चिंता के चक्कर में महिमा की तबीयत पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वो बीमार पड़ जाती है। हे भगवान! महिमा, तुम्हें तो कितना तेज बुखार आया है। मैं अब भी ठंडी पट्टी लाता हूँ और दवाई भी। फिर बलवंत महिमा की अच्छे से देखरेख करता है और हर वक्त बस उसके पास ही बैठा रहता है। और अपनी माँ की ये हालत देखकर नकुल बहुत घबरा जाता है। नहीं, माँ की ये हालत सिर्फ मेरे वजह से हुई है। मुझे माँ का ये मौन व्रत तोड़ना ही होगा। अगर मेरे शादी के लिए मानने से उनकी तबीयत ठीक हो सकती है और वो खुश हो जाएंगी तो यही सही। मैं तैयार हूँ शादी के लिए। फिर नकुल अपनी माँ के पास चला जाता है। माँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ माँ। आप और पापा जिस लड़की से मेरी शादी कराओगे मैं खुशी खुशी कर लूंगा, लेकिन प्लीज आप अपना ये मौन व्रत तोड़ दीजिए माँ, और प्लीज मुझसे बात कीजिए। नकुल के मुंह से ये बातें सुनकर महिमा का चेहरा खिल उठता है और वो उठकर बैठ जाती है। क्या? सच में? देख बेटा, तेरी ये हाँ सुनकर ही मेरे शरीर में कैसे जान आ गई। लेकिन बेटा, मैं जानती हूँ कि ये बात तो सिर्फ तू मेरा मन रखने के लिए कर रहा है और तूने अपने मर्जी के खिलाफ जाकर हाँ की है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। चुप कर तू। हम तेरे माँ बाप हैं और तेरे चेहरे के हाव भाव देखकर ये साफ पता चल रहा है कि शादी के फैसले से तू नाखुश है। नकुल बेटा, तुझे मेरी सच सच बता बेटा, आखिर तू शादी क्यों नहीं करना चाहता? आखिर वो क्या बात है जो तुझे इतना सताए जा रही है? अरे माँ, मैंने अपने कई दोस्तों को देखा है, किसी के अपने बीवी के साथ रोज झगड़े होते हैं तो किसी ने शादी के कुछ महीनों बाद ही तलाक का फैसला ले लिया है। और मेरी नजर में अभी तक जिन लोगों ने शादियां कर ली है उसमें कोई भी खुश नहीं है। इसीलिए मुझे भी झंझट में पड़ना ही नहीं था। नहीं बेटा, हर सवाल का जवाब होता है। कोई खुश नहीं है। आखिर क्यों खुश नहीं है? देख बेटा, जब दो लोग साथ आते हैं तब उन दोनों के विचार और जीवन जीने का तरीका सब कुछ अलग होता है, लेकिन उन दोनों को भी एक दूसरे के विचारों को और जीवन जीने के तरीके को स्वीकारना होता है। इसे ही तो एडजस्टमेंट कहते हैं। देख बेटा,
माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, ये सभी लोग एक समय के बाद अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन जीवन साथी ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ा होता है। अब तू ही देख ले, आज जब मेरी तबीयत बिगड़ गई थी तब तेरे पापा ने कितने अच्छे से मेरी देखरेख की। इसी से तो कुछ सीख ले। हाँ माँ, आपकी बात भी सही है, लेकिन मुझे ये बता, शादी के बाद दो लोगों में आखिर झगड़े क्यों होते हैं? देख नकुल बेटा, अगर शादी के बाद तू अपने साथी से ये उम्मीद रखेगा कि वो तेरे हिसाब से ही चले तो ये नहीं हो सकता। और अगर तुझे कोई उम्मीद रखनी ही है तो दोनों को साथ में बैठकर समझदारी से बात करनी होगी। अरे पूरा जीवन साथ बिताने के लिए ही तो जीवन साथी होता है। और झगड़े होने पर समझदारी से उस झगड़े को मिल बांट कर सुलझाना, यही तो रिश्ते को बचाता है। और यही एक काम है जो सब लोग नहीं करते और इसी की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं बेटा। अपनी माँ से ये सारी बातें सुनकर नकुल की आंखें खुल जाती हैं और उसे शादी का महत्व समझ में आता है। माँ, आपने कितनी खूबसूरती से मुझे सब कुछ समझाया है। सच में मैं कितना बेवकूफ था जो अपने मन में शादी के खिलाफ इतनी कड़वाहट घोले बैठा था। लेकिन आज मुझे समझ आया है कि सही से निभाई जाए तो शादी से बढ़कर इस दुनिया में और कोई भी सुंदर रिश्ता नहीं है। मैं अब सच में पूरे तहे दिल से तैयार हूँ शादी करने के लिए। ये हुई ना बात मेरे लाल। मैं जानती थी कि तू मान जाएगा और ये बात तो दिल से कह रहा है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है मेरे लिए। फिर कुछ ही दिनों के बाद महिमा एक अच्छे घराने की लड़की ढूंढती है और फिर अपने बेटे की शादी कराकर अपने घर में बहू का स्वागत करती है। कार्तिक और रितु दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। रितु शहर में रहने वाली एक अनाथ लड़की होती है, वही कार्तिक का परिवार गांव में रहता है और वो शहर में रितु के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में रहता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रितु, लेकिन हम दोनों कब तक ऐसे लिविंग में रहेंगे? हम दोनों को अभी शादी करनी चाहिए ना। अरे नहीं कार्तिक, हम दोनों साथ में तो रह रहे हैं ना, खुश है एक दूसरे के साथ में, और हमें क्या चाहिए? और होता ही क्या है शादी में, दो लोग साथ ही तो रहते हैं। लेकिन रितु, अगर मेरे घर वालों ने शादी की बात छेड़ दी तो मैं उन्हें क्या कहूंगा? डोंट वरी कार्तिक, अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं हुई है, सो जस्ट चिल। और वैसे भी मुझे ये फैमिली ड्रामा नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। सास ननद, जेठानी देवरानी, ओ गॉड, एक बार शादी होने के बाद एक लड़की पर कितनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। फिर एक दिन, ओफो रितु, तुम आज फिर से मैगी बना रही हो। यार पक गया हूं मैं मैगी खा खा कर। कुछ अलग बनाना क्यों नहीं सीखती तुम? देखो कार्तिक, बैठे बैठे महाराजा की तरह फरमाइशें मत करो। और रही बात मैगी बनाने की, तो मुझे सिर्फ यही आता है, और तुम्हें कुछ और खाना है तो तुम खुद सीख लो ना। अब जाओ, बाकी के काम निपटाओ। मुझे जो आता है मैं वही बनाऊंगी। यहाँ पर तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी करने का ठेका नहीं उठाया है मैंने। और हाँ, अभी मैगी खाने के बाद सारे बर्तन आज तुम्हें धोने हैं, समझे तुम? लेकिन रितु, चुप रहो कार्तिक, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अब जाओ, जाकर अलमारी साफ करो। पूरे कमरे में गंद फैला कर रखा है तुमने, वो जाकर सफाई करो। दोनों में रोज छोटी छोटी बातों पर लड़ाई और नोकझोंक होती ही रहती है। आस पड़ोस वालों को उन्होंने ये कहा होता है कि वो दोनों शादीशुदा हैं। फिर एक दिन दरवाजे पर एक पड़ोस की औरत आती है। आप कौन? अरे मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, स्वर्णा। जी बोलिए झरना आंटी, आई मीन स्वर्णा आंटी।
अरे आज हमारी सोसाइटी में हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम है, इसीलिए सारी सुहागन औरतों को बुलाया है। तुम भी तो एक सुहागन औरत हो ना, इसीलिए तुम भी आ जाना। आओगी ना? मैं और सुहागन? और नहीं तो क्या। अरे तुम लोगों की शादी हो गई है ना, अब मंगलसूत्र ना पहनना और सिंदूर ना लगाना, ये तो आजकल की लड़कियों का फैशन बन गया है। लेकिन कम से कम हल्दी कुमकुम तो कर लो बेटा। जरूर आना कार्यक्रम में। ठीक है आंटी जी, मैं आ जाऊंगी। ओके चलो बाय। और एक बात, अरे सुनो तो। बाय बाय आंटी जी। रितु दरवाजा बंद कर लेती है और वो उस कार्यक्रम में जाती ही नहीं। फिर एक दिन आधी रात को अचानक से उसके घर की डोरबेल बजती है और रितु और कार्तिक दोनों बहुत डर जाते हैं। कार्तिक, अरे कितना लेट हो गया है, अब कौन हो सकता है? रितु, तुम घबराओ मत, मैं देखता हूँ कौन है। फिर कार्तिक दरवाजा खोलता है और देखता है कि वहां पर उसके पापा लखन आए हैं। बाबूजी, नमस्ते बाबूजी। आप वो भी यहाँ लग गए रे। क्या हुआ कार्तिक, कौन है बाहर? ये लड़की कौन है कार्तिक बिटवा, जल्दी बता हमका। बाबूजी, वो ये मेरी अच्छी दोस्त है। क्या? ओ नो, ये तुम्हारे पापा है? हाँ, मैं इसका बाप हूँ। लेकिन ये यहाँ पर का करत रही लल्ला, वो भी आधी रात में? यह सब का चल रहा है? बाबूजी वो ये ना बाबूजी, दरअसल हम दोनों ने शादी कर ली है, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन जल्दबाजी में हमें ये कदम उठाना पड़ा। मैं एक अनाथ लड़की हूं ना, और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए कार्तिक ने मुझसे शादी कर ली। हाँ बाबूजी, सॉरी बाबूजी। अरे का सारी, तोहरे सारी की तो ऐसी की तैसी। अरे मूर्ख, इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई तूने? तोहरा के तनिक भी शर्म नहीं आई का? तोहर माई और बहनिया को पता चलेगा तो ओ लोगों को कैसन लगेगा? नालायक कहीं का। मैं जानता हूँ बाबूजी, मैंने आपको और माई को नहीं बताई ये बात, लेकिन मैं और क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वैसे कब हुआ ये तुम दोनों का ब्याह? एक महीने पहले। हाँ, ओ तेरी का? अरे ई कहत रहा एक हफ्ता पहले, और तू कहत रही एक महीना पहले। अरे सच का है? बाबूजी, एक हफ्ते पहले हम यहाँ पर रहने आए हैं और एक महीने पहले ही हमने शादी कर ली है। ये रितु थोड़ी सी भुलक्कड़ है। ठीक बा, अब जौन हो चुका है ओका तो हम लोगन बदल नहीं सकत है। ओकरे खातिर अब तुम लोगों की शादी को स्वीकार कराए के बिना हमारे पास और कोनो चारा नहीं है। चलो बउरिया, गाँव चलो। अब तोहरा ससुराल तोहार इंतजार करत रही। क्या ससुराल? नहीं बाबूजी, अगर रितु को आप लोग गांव में लेकर जाओगे तो मेरा क्या होगा? मेरा खाना पीना कौन देखेगा? मुझे भी तो कोई संभालने वाला चाहिए ना। हाँ, वो बात भी है। ठीक बा, कोनो चिंता नहीं, हम तोहार माई और बहनिया को ही यहाँ शहर में बुला रहे हैं। क्या? उन दोनों के लाख मना करने के बावजूद भी लखन उन दोनों की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो कार्तिक की माँ प्रकाशी और बहन कोयल को गांव से शहर में बुला लेता है। वो दोनों तो पहली बार में कार्तिक और रितु की शादी की खबर सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो रितु को अपनी बहू के रूप में स्वीकार लेते हैं। ये कहाँ फंस गए हम कार्तिक? जिस बात का डर था वही सब हो रहा है। मुझे ये परिवार वगैरह नहीं पसंद यार। अब मैं भी क्या करूं रितु, मुझे भी कोई सपना थोड़ी ना आया था। ये बाबूजी तो अचानक से ही शहर में आ गए, लेकिन मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही
कि उन्होंने हमारा घर कैसे ढूंढ लिया, और तो और उन्होंने तो हमारी शादी को भी स्वीकार कर लिया। पहले पहले तो रितु को अपने ससुराल वालों के साथ रहने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उसे घर का कोई भी काम नहीं आता, और तो और खाना भी बनाने नहीं आता था। लेकिन उसकी सास प्रकाशी उसे तरह तरह के पकवान बनाना सिखा देती है। अरे ना ना बहू, ऐसे नहीं, दबा दबा के खोया भर, किनारा अगर फट गया तो तेल में डालते ही ये गुजिया चित्तर जाई है, समझी कि नहीं? जी माई। धीरे धीरे रितु को अपनी सास से ये सब सीखना पसंद आने लगता है और वो बहुत खुश रहने लगती है। लखन भी रितु को बेटी की तरह प्यार करता है और कोयल भी रितु के संग ननन नहीं बल्कि किसी सहेली की तरह पेश आती है और वो दोनों खूब गप्पे लड़ाती है। भाभी, आप भी आइए ना, हम सबके साथ खाना खाइए। हाँ बहुरिया, आओ, हम सबके साथ खाना खाओ। ऐसन अकेले काहे खड़ी हो? हम सब गांव के हैं, लेकिन इतनी भी दबी हुई सोच नहीं है हमारी। जी जी बाबूजी, धन्यवाद। रितु और कार्तिक का रिश्ता भी अब धीरे धीरे सुधरने लगता है। वो दोनों कम लड़ाइयाँ करते हैं और उन दोनों में समझदारी भी बढ़ जाती है। अरे रितु, तुम रहने दो, मैं ये कपड़े प्रेस कर दूंगा। जाओ, जाकर आराम करो। थैंक्स कार्तिक, सच में सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। मैं जिस परिवार के शब्द से इतनी चिड़चिड़ करती थी, आज उसी परिवार को सच में पाने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ पा लिया है। मुझे तो माई, बाऊजी और कोयल तीनों से बहुत लगाव हो चुका है कार्तिक। वाह रितु, तुम्हारी मुंह से ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हमारी लव स्टोरी ये टर्न लेगी और इस तरह हम झूठ मूठ के ही सही, लेकिन मियाँ बीवी बनकर रहेंगे। हाँ कार्तिक, माई, बाऊजी और कोयल, उन तीनों को नहीं पता कि हम दोनों शादीशुदा नहीं हैं। लेकिन जिस दिन उन्हें पता चलेगा कि मैं उनकी बिना शादी वाली बहू हूँ, तो क्या होगा कार्तिक? निगेटिव मत सोचो रितु, कुछ नहीं होगा और उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तभी कार्तिक की माँ प्रकाशी उनकी सारी बातें सुन लेती है और ये सब सुनने के बाद वो काफी चौंक जाती है। फिर वो उनकी सारी बातें लखन और कोयल को जाकर बताती है और सच्चाई जानने के बाद में वो दोनों भी काफी हैरान हो जाते हैं। ये सब हम का सुनत रही? बता कार्तिक बिटवा, ये सच है? तुम दोनों ने हम लोगों से झूठ काहे बोला? हाँ बाबूजी, यही सच है। ये सच है कि हम दोनों शादीशुदा नहीं हैं। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। हाँ बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए। माई, कोयल, आप दोनों भी हमें माफ कीजिए। कार्तिक तो पहले से ही मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं कभी भी शादी के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मैंने परिवार क्या होता है ये कभी महसूस नहीं किया। और मुझे ये लगता था कि जब मुझे शादी के बाद ससुराल मिलेगा तब मैं अपने परिवार का सामना नहीं कर पाऊंगी। मुझे उन जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर नहीं लादना था। क्या? हाँ माँ जी, लेकिन आप लोग जब यहाँ पर रहने आए, तभी आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों के अपनेपन में मेरे मन से, मेरे दिल से परिवार और शादी का मतलब ही बदल दिया। मुझे शादी और परिवार जैसी बातें अच्छी लगने लगी। आप लोग प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमने जानबूझकर आप लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई। हाँ माई बाबूजी, हमारा विश्वास कीजिए, हम उस रात डर गए थे, इसीलिए हमें आपसे झूठ कहना पड़ा कि हम शादीशुदा हैं। उन दोनों की बातें सुनकर कार्तिक के घर वाले उन दोनों को माफ कर देते हैं और समझदारी से उनकी प्रॉब्लम को सुनकर उनके साथ अच्छे से पेश आते हैं। कोनो बात नहीं बिटवा, तुम दोनों ने जो भी किया वो मजबूरी में और डर के कारण किया।
हाँ, इके खातिर अब हम लोग तुम दोनों की असल में शादी कराएंगे, वो भी एकदम धूमधाम से। क्यों कोयलिया? हाँ माँ, मैं तो भाई की शादी में खूब नाचूंगी। माई और बाबूजी के इस फैसले से रितु और कार्तिक बहुत खुश होते हैं और अंत में उन दोनों की धूमधाम से शादी होती है और वो दोनों आखिरकार अपनी असली शादीशुदा जीवन की खुशी खुशी शुरुआत करते हैं।